नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका हमला पार्ट 9। उस समय शाम के 4 बजे थे जब पेड़ पर बैठे बंगले पर निगाह रखे सूरज सिंह ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसे ऑन करके हीरा लाल से संबंध बनाया। दोनों में बात हुई। तुम कहाँ हो? हीरा लाल ने पूछा। फार्म वाले बंगले की निगरानी कर रहा हूँ। आज रात का मोना चौधरी का प्रोग्राम पक्का है? कोई फेरबदल तो नहीं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ हुआ तो खबर कर दूंगा, सूरज सिंह ने कहा। मोना चौधरी, तुम लोग रात को कितने बजे हरकत में आओगे? मेरे ख्याल में रात को 12 बजे। फिर भी पक्के तौर पर तुम्हें किसी भी वक्त मौका पाकर फोन कर दूंगा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ कर रहे हो या डर रहे हो? मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। हीरा लाल की आने वाली आवाज में सख्ती आ गई थी। किस तरह करोगे? क्या करोगे? यह बताने का कोई फायदा नहीं। तुम अपने काम पर रहो और मैं अपना काम करूंगा। मुझे बता देते तो ठीक होता। मैंने बंगले के पास ही होना है। हो सकता है कि किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं जिस ढंग से काम करने जा रहा हूं उसमें किसी की मदद मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, सफल होने की कोशिश करना। अगर अमित हाथ में आ जाए तो रूपक लाल से उसका सौदा करने मत बैठ जाना। मेरा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी तलाश पर निकलना पड़े। काम के वक्त जुबान कम चलाया करो सूरज सिंह। हीरा लाल की आवाज कठोर हो गई। भाई कैसा है? ठीक है, रात को किसी वक्त फोन करूंगा, यह बताने के लिए कि हम कितने बजे हरकत में आ रहे हैं। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने फोन ऑफ किया और उसे जेब में डाल दिया। फिर उसकी निगाह बंगले की तरफ उठ गई। धूप में कोई कभी कभार ही झलक जाता था। अलबत्ता जो मजदूर लड़का दिन में आया था वह वहां की सफाई करने में जुटा था। उसने रास्ते की झाड़ियों को साफ कर दिया था। उसके बाद दीवार से लगकर ऊपर जाती बेलों को शायद ठीक कर रहा था। दूर से सूरज सिंह इतना ही देख पा रहा था। सूरज सिंह ने मजदूर लड़के पर से नजरें हटाई और बंगले पर नजर रखने लगा। शाम होते ही रुस्तम राव ने काम रोक दिया। फावड़ा नीचे रखकर वहीं छाया में बैठ गया। देवराज चौहान बाहर आकर कुर्सी पर बैठा तो रुस्तम राव उसके पास नीचे आ बैठा। उस्ताद, रुस्तम राव बोला, अपुन ने तेरा नाम बहुत सुनेला है। तुम डकैती कैसे करता है? थोड़ा सा अपुन के भेजे में भी डाल दे, किस्मत पलट जाएगी उस्ताद। देवराज चौहान ने उस पर नजर मारी। जिस काम के लिए तुम्हें थापन ने यहाँ भेजा है सिर्फ उस पर ध्यान दो। ठीक बोला बाप, रुस्तम राव ने सिर हिलाया। सोहन लाल बंगले से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने फार्म की खुली जगह में दूर दूर नजर मारी। सब ठीक था। जगमोहन कहाँ है? सोहन लाल के करीब आते ही देवराज चौहान ने पूछा। बंगले की पिछली तरफ नजर रख रहा है। बांके? वह खाना बनाने की तैयारी में है। उसे कहो जो करना है जल्दी कर ले। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। मेरे ख्याल में आज रात कुछ हो सकता है। मोना चौधरी का साथी दिन भर से यहाँ की निगरानी कर रहा है। सोहन लाल ने सिर हिलाया, फिर बोला, अमित को मैंने रास्ते पर लगा दिया है। देवराज चौहान ने पुनः सोहन लाल को देखा। सोहन लाल दांत फाड़कर मुस्कुराया। अपने सड़ेले दांत दिखाता है। रुस्तम राव मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। अब वह किसी भी बात को इनकार करने की स्थिति में नहीं है। सोहन लाल ने पुनः कहा। देवराज चौहान ने हौले से गर्दन हिलाई। ठीक है, उसके पास ही रहो। अंधेरा होने में 1 घंटा बाकी है, तब उसे। ठीक है, कहकर सोहन लाल पलटने को हुआ कि रुस्तम राव ने टोका। बाप, इस गरीब को देख ले, ठंडा नहीं तो गर्म पानी ही पिला दे। ठंडे से भी ठंडा दूंगा तुझे। सोहन लाल मुस्कुराया। अभी लाया। एक सलाह दूं? रुस्तम राव ने पुनः टोका। सोहन लाल ने ठिठक कर उसे देखा। तेरा थोबड़ा बता रहेला है कि तू नशा बोध करेला है। कम कर दे। अपने शरीर की झांकी देख रहेला है, वैसे ही हिल रही है। कोई झटका पड़ गया तो खिसक रहेला तू। सोहन लाल ने उसे घूरा। रुस्तम राव मुस्कुराया। बाप, बच्चा हूँ, सलाह बुरी लगे तो मत मानना। माफ करना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सोहन लाल बरबस ही मुस्कुराया। फुर्सत में बात करूंगा बेटे तेरे से। जरूर करेला बाप, बेटों के पास तो बाप फुर्सत में ही आते हैं। सोहन लाल ने मुंह बनाया और वापस पलट गया। देवराज चौहान बोला, तुम यहाँ मेकअप में आए हो। मोना चौधरी के साथी ने तुम्हें इस रूप में देखा भी है। तुम तो मेकअप उतार कर अपने असली रूप में आ जाओगे।
लेकिन अमित को तुम्हारे मेकअप में कैसे लाया जाएगा? यहाँ पर किसी तरह के मेकअप का सामान भी नहीं है। देवराज चौहान ने रुस्तम राव पर निगाह मारी। फिक्र क्यों करेला है बाप? अपुन 8 कदम आगे की सोचता है और 16 कदम पीछे को नजर रखता है। धोती के नीचे टांगों में एक छोटा सा लिफाफा अटकेला है, उसमें मेकअप का सामान है। देवराज चौहान ने मन ही मन गहरी सांस ली कि बांके ठीक कहता था, थापर ने लड़का नहीं लड़के का बाप भेजा है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सोहन लाल पानी की बोतल लाया तो रुस्तम राव ने उसके हाथ से बोतल ली और कुछ दूर हटकर बोतल से पानी के छींटे चेहरे पर मारे, फिर हाथ से पानी पिया। यह सब कुछ उसने इसलिए किया कि यहाँ पर नजर रखने वाला मोना चौधरी का साथी उसकी हरकत को देखे तो उसे महज मजदूर ही समझे और कुछ नहीं। फिर आगे बढ़कर बोतल सोहन लाल को थमाई और टांगों से मैली हो रही धोती उठाकर उससे अपना गीला चेहरा पोंछने लगा। सोहन लाल भीतर चला गया। देवराज चौहान की नजर फार्म पर दूर दूर तक जा रही थी। सूर्य पश्चिम में झुककर नजर आना बंद हो गया था। रुस्तम राव कुछ दूर हटकर बैठ गया था। दिन भर काम करके तुम थक गए होंगे। देवराज चौहान ने रुस्तम राव पर निगाह मारी। यही तो बांदा है, अपुन की किस्मत में थकने वाली लाइन ही नहीं है। देवराज चौहान ने मुंह घुमाया और उसके होठों पर मुस्कान रेंगती चली गई। अंधेरा होने से कुछ मिनट पहले ही बंगले के मुख्य द्वार के सामने खुली जगह पर रुस्तम राव ने अपने लेटने के लिए चादर बिछा ली। चादर सोहन लाल ने भीतर से लाकर दी थी। देवराज चौहान बाहर ही कुर्सी पर हर रोज की तरह बैठा नजरें दौड़ा रहा था। सब कुछ हर रोज की तरह ही था, सिर्फ रुस्तम राव का आना और काम करना ही नया था। अंधेरा हो गया। बाहर की रोशनियां ऑन कर दी गई। रोशनियां इतनी तीव्र थी कि किसी की आंखें उन्हें भेद कर बंगले की हरकतों के बारे में जान सके, यह आसान नहीं था। रोशनियां ऑन होते ही देवराज चौहान कुर्सी से उठा और बंगले के भीतर की तरफ बढ़ गया। बरामदे में खुली जगह पर लेटे रुस्तम राव को भी भीतर आने को कहा। देवराज चौहान के साथ साथ ही रुस्तम राव भीतर था। बाप, क्या शानदार बंगला है। भीतर आने पर रुस्तम राव ड्राइंग हॉल को देखकर कह उठा। देवराज चौहान रुस्तम राव की तरफ पलटा। तुम्हारा मेकअप कैसे उतरेगा? अपुन को बाथरूम का रास्ता दिखा दो बाप, 5 मिनट का काम है। देवराज चौहान रुस्तम राव को बाथरूम में छोड़कर उस कमरे में पहुंचा जहां अमित था। सोहन लाल उसके पास ही बैठा गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। अमित की हालत पूरी तरह फिट थी। सोहन लाल ने उसे 2 गोली वाली सिगरेट पिला दी थी। वह तगड़े नशे में झूम रहा था और इस वक्त किसी भी बात पर ऐतराज उठाने के काबिल नहीं था। उसने कई बार सोना चाहा। नशा जब सिर पर सवार होकर नाचा तो लेटना चाहा, परंतु सोहन लाल उसे सोने नहीं दे रहा था। सोहन लाल ने देवराज चौहान को देखा, फिर अमित पर निगाहें टिका दी। अब यह किसी बात के लिए मना नहीं करेगा। बेशक इसे नंगा करके इसे दौड़ने को कह दो तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। सोहन लाल ने मुंह बिचकाकर कहा, कोई बात से ना माने तो डंडे से मनवाना पड़ता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, कुछ देर में रुस्तम राव आएगा, इसका मेकअप करेगा। ठीक है, सोहन लाल ने कहा। देवराज चौहान पलटकर बाहर निकल गया। ड्राइंग हॉल में पहुंचकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफा चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां रुस्तम राव पहुंचा। देवराज चौहान ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। रुस्तम राव का असली रूप किसी राजकुमार से कम नहीं था। बेहद खूबसूरत चेहरा, चमकती जानदार आंखें, गोरा चिट्टा रंग। देवराज चौहान सोच भी नहीं सकता था कि मेकअप के पीछे इतना खूबसूरत युवक होगा। वास्तव में मेकअप शानदार ढंग से किया हुआ था, लेकिन उसके जिस्म पर इस वक्त अंडरवियर था। कैसा हूँ बाप, जचता है ना? रुस्तम राव ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। बाप, अपन को कपड़ा पहनने को दे, इस तरह कब तक घूमेगा? तभी जगमोहन वहां पहुंचा। उसने पहली बार रुस्तम राव को देखा था। बाप, यह लंबा चौड़ा कौन है? मेरा दोस्त जगमोहन, नाम सुनेला है। तुमने तो इसकी लाइफ बना दी, अपन की भी बना दे बाप। देवराज चौहान मुस्कुराया। यह बोलता बहुत है। जगमोहन ने रुस्तम राव को घूरा। थापर ने भेजा है इसे? हाँ बाप, थापर साहब के कहने पर आया हूँ। अपन के पास इतना वक्त नहीं कि यूं ही दौड़ूं। तेरे बारे में आने की खबर तो मुझे मिल गई थी, लेकिन वक्त नहीं मिला तेरे पास आने का। तो अपन को बोलता बाप, सलाम मारने आ जाता।
कहकर रुस्तम राव ने सलाम मारा। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। इसकी ज्यादा चलती जुबान आने वाले वक्त में अड़चन डाल सकती है, काम खराब कर सकती है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही रुस्तम राव कह उठा, चिंता मत करो बाप, अपुन जब गूंगा बनता है तो दुनिया का कोई डंडा अपुन का मुंह नहीं खुलवा सकता। जगमोहन गहरी सांस लेकर पलटने को हुआ तो देवराज चौहान ने कहा, इसके लिए कपड़े ला दो, अमित वाले कमरे में अमित के कई कपड़े पड़े हैं। जगमोहन पलटकर आगे बढ़ गया। बढ़िया कपड़े लाना बाप, घटिया पहनने की अपुन को आदत नहीं है। पीछे से रुस्तम राव ने आवाज लगाई। देवराज चौहान सिगरेट का कश लेकर बोला, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी मुंबई भाषा भारी अड़चन डालेगी। किसी करोड़पति अरबपति का बेटा ऐसी भाषा नहीं बोलता। मोना चौधरी को शक हो सकता है कि तुम अभी अपुन को नहीं जानता बाप, रुस्तम राव शांत स्वर में कह उठा। अपुन यतीम था, फुटपाथ पर हाथ फैलाता था कि 2 रोटी मिल जाए और पेट भर जाए। अपुन के न तो बाप का मालूम और न ही माँ का। तब 6 बरस का था कि थापर साहब अपुन को अपने साथ ले गए। 10 साल बीतला है इस बात को। इन 10 सालों में थापर साहब ने अपुन को बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, एकदम फिट कर दिया। थापर साहब हमेशा अपुन की पीठ ठोकता है और अपुन थापर साहब का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। तुम भाषा की बात बोलता है बाप, तेरे को मालूम है हिंदुस्तान की कितनी भाषाएं हैं? 15, देवराज चौहान ने कहा। ठीक बोला बाप, और उन 15 में से 10 भाषा को अपुन जानता है, एकदम फिट अंदाज में जानता है। 3 विदेशी भाषा जानता है। सब थापर साहब का मेहरबानी है। थापर साहब के बड़े बड़े काम अपुन चुटकियों में निपटा देता है, समझा बाप? तुम जो भाषा बोलेगा हम वही बोलेगा। शरीफों वाली भाषा बोलो, जिससे लगे कि तुम भागीरथ मल्होत्रा के बेटे हो सकते हो। मोना चौधरी के सामने बोलना है ना बाप? हाँ, अपुन बोलेगा। जब वक्त आएगा अपुन सब फिट कर देगा, रुस्तम राव ने कहा। लेकिन बाप, मोना चौधरी का नाम अपुन ने बहुत सुनेला है, उससे झगड़ा ना होता तो ठीक रहता। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें थापर ने किस काम के लिए भेजा है? चिंता मत करो बाप, अपुन अपने काम से पीछे नहीं हटता। सामने जो भी खड़ा होएला उसे साफ कर देना मांगता। तेरे को अपुन से शिकायत नहीं मिलने का, रुस्तम राव ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर अपुन ने ठीक ढंग से काम नहीं करेला तो थापर साहब को क्या मुंह दिखाएगा? अपुन का मुंडी नीचे को हो, ये अपुन को पसंद नहीं। तभी जगमोहन कमीज पैंट ले आया। रुस्तम राव ने कपड़े पहने। मैं बंगले की छत पर जा रहा हूँ, आसपास नजर रखने के लिए, जगमोहन बोला। ठीक है। जगमोहन चला गया। देवराज चौहान उठता हुआ बोला, आओ। रुस्तम राव देवराज चौहान के साथ चल पड़ा। देवराज चौहान सबसे पहले किचन में पहुंचा, जहां बांकेलाल राठौड़ अपने काम में व्यस्त था। उन दोनों को देखकर ठिठका। का हाल है रे थारा छोरे? एकदम फिट है बाप, रुस्तम राव मुस्कुराया। तू तो मारे को बिना ब्याह का बाप बनाएगा, थोड़ी सी तो शर्म होवे थारे को, बांकेलाल राठौड़ मुंह बनाकर बोला। अपुन के लिए सभी बाप हैं बाप, अपुन तेरे को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम फिट खाना बनाता है अपुन, एक बार खाएगा तो याद करेगा। बांके, देवराज चौहान ने कहा। हुकुम? अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा वक्त नहीं है, खाना नहीं बना तो रहने दो, बाहर जाकर ड्यूटी दो। खाना तैयार होवे, सबको थाल में परोसकर देना होवे, 15 मिनट में काम निपट जायो। तो जल्दी करो, ठीक 15 मिनट बाद मैं तुम्हें बाहर देखना चाहता हूँ, ऐसा ही होवे। देवराज चौहान रुस्तम राव के साथ बाहर निकला और पहली मंजिल पर बने अमित वाले कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बाप, चलते चलते रुस्तम राव ने पूछा, तेरा क्या ख्याल है, मोना चौधरी आज आएगी क्या? वह कभी भी आ सकती है, आज भी, कल भी, परसों भी। अब उसके आने का कोई वक्त तय नहीं रहा, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। उसका आदमी यहाँ पर नजर रख रहा है तो स्पष्ट है कि वह हरकत में आने की तैयारी में है और उस तैयारी को वह कभी भी अंजाम दे सकती है। एक बात तो बता बाप, मोना चौधरी जब आएला तो तुम क्या करेंगा? कुछ नहीं, उसे आने देंगे। तेरा मतलब कि तुम मोना चौधरी को अपुन के पास पहुंचने देगा? रुस्तम राव बोला। वह तुम तक पहुंचेगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। वह समझेगी कि भागीरथ के बेटे अमित को यहाँ से ले गई है।
यह तो बाद में उसे मालूम होगा कि वह अमित को नहीं तुम्हें ले गई है। ऐसा करने का फायदा बाप? मैं कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि झगड़ा न हो, मेरा और मोना चौधरी का टकराव न हो। अगर हम सामने आ गए तो फिर जो भी होगा बुराई होगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम बोलता तो ठोक बजाकर है, राइट कहता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगली बार मोना चौधरी और भी ताकत के साथ यहाँ धावा बोलेगा और मौत के इस खेल का वक्त सिर्फ 30 दिन का है और 20 दिन निकालने हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि यह वक्त निकल जाए। देवराज चौहान ने कहा। समझ गया बाप, बिल्कुल फिट समझ गया। पर अपुन की खोपड़ी में एक बात है। क्या? मोना चौधरी अपुन को ले जाएगी? हाँ, अपुन हर वक्त मोना चौधरी के करीब रहेला। अपुन के पास बहुत वक्त और टाइम होगा। अपुन आसानी से मोना चौधरी को खल्लास कर सकता है। अपुन को तुम्हारी हाँ मांगता है। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों बाप? मोना चौधरी के साफ होते ही सारा टंटा ही फिट हो जाएगा। मोना चौधरी मेरी दुश्मन नहीं है, उसके साथ मेरी सीधी दुश्मनी नहीं है। उसके मेरे बीच खींचातानी का सेंटर पॉइंट अमित है। वह अमित को पाना चाहती है और अमित मेरी सुरक्षा में है। अमित को भूलकर हम आपस में झगड़ा शुरू कर दें तो यह उसूल के खिलाफ होगा। तुम ठीक बोलता है बाप, पर ऐसा हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। रुस्तम राव ने सोच भरे स्वर में कहा। वह यहाँ पर हमला बोलेगी तो किसी को भी खल्लास कर सकती है। तुम्हारा साथी मरेगा तो क्या तब भी तुम चुपचाप बैठेगा? अगर मोना चौधरी का कोई साथी मरेगा तो क्या वह चुप बैठेगी? नहीं बाप, ऐसा होते ही तुम दोनों अमित को भूलकर आपसी झगड़ा शुरू कर दोगे। इन बातों में ऐसा ही होता है बाप। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत भाव उभरे रहे। जब तक ऐसी बात की नौबत नहीं आती तब तक इस बारे में सोचना भी नहीं है। ऐसी नौबत आएगी बाप, अपन लिख कर दे सकता है। रुस्तम राव पक्के स्वर में कह उठा। जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। दोनों अमित वाले कमरे में पहुंचे। अमित उसी हालत में था जिस हालत में देवराज चौहान उसे पहले देख कर गया था। इसका मेकअप कर दो। मेकअप वैसा ही होना चाहिए जिस रूप में तुम आए थे, देवराज चौहान ने कहा। रुस्तम राव गहरी निगाहों से अमित को देख रहा था। चिंता मत करो बाप, इसको अपन एकदम फिट कर देगा, रुस्तम राव ने कहते हुए अमित से नजरें हटाई और सोहन लाल को देखकर बोला। बाथरूम में बालों की विग और एक पैक लिफाफा पड़ा है जिसमें मेकअप का सामान है, वह ले आओ। जो कपड़े अपन पहनकर आया था वह भी लेते आना। सोहन लाल उठा, बाहर निकल गया। इसे नशा करा रखा है बाप, रुस्तम राव गंभीर स्वर में बोला। सोहन लाल ने यह सब किया है। अमीर बाप की जिद्दी औलाद है, हमारी बात नहीं मान रहा था। वो तो ठीक है बाप, पर अपन को नशा अच्छा नहीं लगता। इतनी छोटी उम्र में इसे नशा करा देना गलत बात है। बात नहीं मानेला तो बेहोश करके इसे मेकअप में बाहर सुलाए ले था। तभी सोहन लाल ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, इसने बहुत नशे कर रखे हैं, नशों का यह आदी है और मैंने तो इसके भले के लिए ही इसे नशा कराया है कि जो हम कर रहे हैं हमें करने दे और इसकी जान बच जाए। वैसे भी नशा न करवाते और इसे रास्ते पर लाने के लिए ठुकाई करते तो उसमें इसके हाथ पांव टूट सकते थे। ठीक है बाप, अरबपति की औलाद है, पेट भरने से ज्यादा ये लोग नशा करेला है, रुस्तम राव ने आगे बढ़ते हुए कहा। अमित के पास ठिठक कर बोला, बाप कौन है तू? बुरी तरह नशे में डूबा अमित फीके स्वर में कह उठा। अमित, ठीक है चलेगा। कहते हुए रुस्तम राव ने सोहन लाल को देखा। तुम मेरे साथ हाथ लगाओ, इसके कपड़े उतार कर इसे नंगा करेला है, फिर वो मजदूर वाला कपड़ा डालना है। उसके बाद अपन इसका एकदम फिट मजदूर की माफिक मेकअप करेला। होश में आकर अपना चेहरा देखेला तो राम से ब्रदर्स की हॉरर मूवी की माफिक भूत भूत कहता दौड़ेला। सोहन लाल अमित की तरफ बढ़ा। सोहन लाल, देवराज चौहान स्पष्ट स्वर में बोला, मैं अपने काम में किसी तरह की अड़चन नहीं आने देना चाहता। इसके लिए ज़रूरी है कि अमित किसी बात का ऐतराज उठाने के लायक न रहे, समझे? समझ गया। इसे खाना खिलाता रहूँगा, गोली वाली सिगरेट पिलाता रहूँगा। जब तक मोना चौधरी यहाँ हमला नहीं करती तब तक इसे इसी हालत में रखना है। ठीक 20 दिन बाद इसे सही सलामत जिंदा भागीरथ मल्होत्रा के हवाले करना है। तब तक इसकी सांसों को कुछ नहीं होना चाहिए। भागीरथ से किया वादा हमने हर हाल में पूरा करना है।
देवराज चौहान का स्याह सर दृढ़ता से भरा हुआ था। मैं बाहर जा रहा हूँ, इसका मेकअप करके बाहर लाकर इसे बाहरी बरामदे में उसी जगह पर लिटा देना जहाँ कुछ देर पहले रुस्तम राव चादर पर लेटा था। 1 मिनट। सोहन लाल ने रुस्तम राव पर निगाह मारकर देवराज चौहान को देखा। यह लड़का मेकअप कर लेगा? जवाब में देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव ने मुस्कुराकर सोहन लाल को देखा। चिंता मत कर बाप, अपन इसके साथ साथ तेरा भी मेकअप करके बाहर लंबा डाल देगा। अपन के गांव में कोई कमी नहीं रहता। यह सारी पढ़ाई अपन ने थापर साहब से सीखी है। चल बाप, उतार इसके कपड़े, अपन इसे पकड़ कर रखता है। सोहन लाल गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और रुस्तम राव के काम में हाथ बटाने लगा। देवराज चौहान बाहर निकल गया। फार्म के बंगले से काफी दूर रात को 9 बजे सूरज सिंह की मुलाकात मोना चौधरी और जुबेर सिंह से हुई। वे दोनों 1 घंटा पहले आ गए थे, परंतु अंधेरे में सूरज सिंह को तलाश करने में 1 घंटा लग गया। वे सब कुछ दूर अंधेरे में खड़ी कार में जा बैठे। सूरज सिंह के लिए खाने का सामान पैक कराकर लाया गया था। जुबेर सिंह ने सामान उसे दिया तो कार में बैठे सूरज सिंह ने खाना शुरू कर दिया। दिन में उसने कुछ भी नहीं खाया था। दिन भर बंगले पर क्या हलचल रही? मोना चौधरी ने पूछा। कोई खास नहीं, सब वही लोग थे। खाते खाते सूरज सिंह बोला। कोई बाहर गया? नहीं। कोई आया? नहीं। हाँ, सूरज सिंह पल भर के लिए छिटका। फावड़ा लिए एक मजदूर आया था। मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर वे लोग तो किसी को बुलाने से रहे। वह मजदूर आता ही रहता होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि वह मजदूर ही था? मोना चौधरी ने अंधेरे में सूरज सिंह को देखा। वह मजदूर ही था। सूरज सिंह विश्वास भरे स्वर में बोला। वह इत्तेफाक ही रहा कि जिस पेड़ पर चढ़कर मैं छिपा बैठा था, उसके नीचे बैठकर जाते समय उसने एक रोटी खाई और बाकी की एक बची रोटी फिर पल्ले बांध ली। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह देखा था। अब यह बात अलग है कि तुम कहो कि वह मजदूर नहीं, राजा का लड़का था। सूरज सिंह तीखे स्वर में कह उठा। कितनी उम्र थी उसकी? कम ही थी, 20 के आसपास रही होगी। उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि अगर ऊपर वाला बरसात कर दे तो बेचारे को कम से कम गीला होने का मौका मिल जाए। कहते हुए सूरज सिंह हंसा। हालत उसकी यह थी कि 2 महीनों से वह नहाया नहीं होगा। मोना चौधरी खामोश रही। बंगले पर जाकर उसने किसी से बात की। फिर बंगले तक पहुंचने वाले रास्ते में जो झाड़ियां खड़ी हो रही थी उन्हें साफ करने लगा। उसके बाद दीवार की बेलों से शायद सूखे पत्ते निकाल रहा था। बहुत मेहनती था। 11 के आसपास पहुंचा था और शाम होने तक बिना रुके काम करता रहा और अंधेरा होते समय मैंने उसे बंगले के मुख्य द्वार के सामने ही अहाते में चादर बिछाकर लेटते देखा है। काम बाकी रहा होगा, वह कल सुबह उठकर करना होगा। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। मतलब कि तुम दावे के साथ कह सकते हो कि वह सिर्फ मजदूर ही था? हाँ, सूरज सिंह ने पक्के अंदाज में सिर हिलाया। मोना चौधरी ने सिगरेट का कश लिया। तुमने अपना सामान खरीद लिया जो आज रात चाहिए होगा? सूरज सिंह ने पूछा। हाँ, यानी कि आज रात पक्का है कि? सूरज सिंह ने आगे के शब्द अधूरे छोड़ दिए। हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है कि भागीरथ के लड़के को ले आओगी? सूरज सिंह ने उसे देखा। रात के अंधेरे में सूरज सिंह ने मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक लहराती देखी। विश्वास है, एक बार बंगले में पहुंच गई तो फिर सब कुछ संभाल लूंगी। मोना चौधरी की आवाज में ऐसे भाव थे कि सूरज सिंह होठों पर जीभ फेर कर रह गया। काम कब शुरू करना है? जुबेर सिंह ने पूछा। रात को 12 बजे। हमने बंगले पर हमला किस तरफ से करना है? सूरज सिंह ने पूछा। अभी हरकत में आने में काफी वक्त बचा है, मोना चौधरी ने कहा। मैं दूर से ही बंगले का चक्कर लगाकर आती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि हमला किस तरफ से करना है। अगर तुम बंगले में जाने में सफल हो गई तो हम कहाँ तुम्हारा इंतजार करें? यहीं पर, और अगर खतरा महसूस करो तो अपने ठिकाने वाले बंगले पर चले जाना। फुर्सत पाते ही मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। मोना चौधरी के होठ भींच गए थे। खाली हाथ या भागीरथ के लड़के के साथ? सूरज सिंह ने पुनः मोना चौधरी पर निगाह मारी। लड़के के साथ। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। सूरज सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। पहला मौका मिलते ही सूरज सिंह ने हीरा लाल को मोबाइल फोन पर बताया कि रात ठीक 12 बजे बंगले पर हमला किया जाएगा और उस हमले के बाद
मोना चौधरी कैसे बंगले की तरफ जाएगी, सब कुछ बता दिया। अब हीरालाल ने यह तय करना था कि वह बंगले में कैसे पहुंचे और पहुंचने के बाद उसने क्या क्या कैसे करना है। गोली वाली सिगरेट के नशे में डूबे अमित को सोहनलाल ने खाना खिलाया, फिर उसे उठाकर खड़ा किया और सहारा देकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमित का हुलिया सिर से पांव तक बदला हुआ था। रुस्तम राव के मेकअप का कमाल था कि वह गंदा मैला ऐसा खानदानी मजदूर लग रहा था जो महीनों से नहाए न हो। यकीनन अगर अमित होश में होता तो शीशे में अपना चेहरा, अपनी हालत देखकर बवाल खड़ा कर देता, लेकिन इस वक्त तो ठीक से चल पाना भी उसके बस में नहीं था। सोहनलाल ने चंद कदम उसे लगभग जबरदस्ती ही दरवाजे की तरफ खींचा। अमित के मस्तिष्क में होश की हवा का झोंका आया तो वह ठिठका, रुकते ही जोरों से झूमा, फिर सोहनलाल की बाह पकड़कर संभला। चाचा, बोल बोल, सोने दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? जोरों से नींद आ रही है, अमित लड़खड़ाती आवाज में कह उठा। भतीजे, तेरे ठंडे वाले कमरे में ले जा रहा हूँ, सोहनलाल ने उसका कंधा थपथपाकर कहा। एसी वाले कमरे में? हाँ भतीजे, जल्दी कर, नहीं तो कमरा गर्म हो जाएगा, सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। तुम बहुत अच्छे हो चाचा, और अभी तक तुमने अपने अच्छे चाचा को छोटा सा चेक साइन करके नहीं दिया। दूंगा, मैं अभी पापा को मुंबई में फ़ोन करके अपनी चेकबुक। कल कल करना फ़ोन, अब सो जा। हाँ, नींद आ रही है। सोहनलाल अमित को लेकर नीचे आया, फिर ड्राइंग हॉल पार करके मुख्य दरवाजे को पार करके बंगले के बाहरी बरामदे में आया, जहां शाम को रुस्तम राव ने अपने लेटने के लिए चादर बिछाई थी। सोहनलाल ने अमित को उस चादर पर लिटा दिया। सिर के नीचे तकिया भी नहीं था। तभी हवा का तेज झोंका आया। आह चाचा, एसी बहुत तेज चल रहा है, ठंड लगेगी, धीमा कर दो। फिक्र मत कर भतीजे, अभी धीमा कर देता हूँ। अमित उसी पल ही नींद में डूबने लगा। हवा का झोंका थम गया। बस, अमित बड़बड़ाया, इतना ठीक है, एसी की और स्पीड मत बढ़ाना। भतीजे, अभी तो कहेगा डंडे वाला पंखा चला, गर्मी लग रही है, सोहनलाल बड़बड़ाया। अमित सेकंडों में ही गहरी नींद में डूब गया। सोहनलाल करीब 5-6 मिनट उसके पास ही खड़ा रहा। जब सोहनलाल को विश्वास हो गया कि अब अमित सुबह से पहले नहीं उठने वाला, तो उसने आसपास नजर मारी। सामने ही बांकेलाल राठौर आता नजर आया। पास पहुंचा। की होया? बांकेलाल राठौर ने पूछा। बल्ले बल्ले, लुढ़क गया छोरा? हाँ। प्यारे भतीजे से चेक ले लियो का? बांकेलाल राठौर ने व्यंग से कहा। अगर कहीं ये लंबा लुढ़क गयो तो थारा चेक मारा जावेगा। सोहनलाल हंसकर रह गया। देवराज चौहान ने रुस्तम राव पर निगाह मारी। कीमती कपड़ों में अपने खूबसूरत चेहरे के साथ वह हर तरफ से किसी अरबपति का बेटा ही लग रहा था। रुस्तम राव ने मुस्कुराकर अपने को देखा, फिर देवराज चौहान को। क्यों बाप, कैसा लगता है अपुन? बिल्कुल फिट है ना? देवराज चौहान उस छोटे से लड़के के अंदाज पर मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बोलचाल अड़चन डाल रही है। मुंबई भाषा तुम्हें छोड़नी होगी। फिक्र नहीं बाप, जो भाषा कहो अपन वही बोलेगा। तो शरीफों वाली भाषा में बात करो, जैसे अच्छे लोग बात करते हैं, देवराज चौहान बोला। रुस्तम राव 2 पल शांत रहा, फिर शांत लहजे में बोला। अब मैं सादी भाषा में बात करूंगा, इसी ढंग से ना? रुस्तम राव ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मोना चौधरी आई तो उसे मैं आसानी से संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कैसा खतरा? यहाँ से ले जाने के बाद जब मोना चौधरी को मालूम होगा कि वह धोखा खा गई है, तुम अमित नहीं हो, अमित के बदले वह किसी और को ले आई है, तो अपना गुस्सा वह तुम पर भी उतार सकती है। ऐसा हो सकता है, रुस्तम राव ने सोच भरे स्वर में कहा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। लेकिन एक बात बता दो कि जब भी मोना चौधरी आएगी तो उसके साथ कैसे जाना है? ना नुकुर करनी है या? जैसे भी मोना चौधरी के साथ जाओ, लेकिन उसे शक न हो कि हम कोई खेल खेल रहे हैं। ठीक है। रात को तुम्हारे पास बांके रहेगा। कमरे में मोना चौधरी तुम्हें अकेला पाएगी तो शक खा सकती है, क्योंकि हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे में हर समय तुम्हारे पास किसी का होना लाजमी है। ठीक है, तो बांकीलाल को मोना चौधरी से खतरा पैदा हो सकता है। मैं बांके को समझा दूंगा कि मोना चौधरी के आने पर क्या करना है, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी आज आ सकती है? रुस्तम राव ने पूछा।
वह कभी भी आ सकती है, आज भी, कल भी और उसके बाद भी। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। देवराज चौहान ने बांकेलाल राठौर को समझाकर रुस्तम राव के पास भेज दिया। फिर छत पर जगमोहन को समझाकर नीचे आया। उसके बाद बंगले के बाहर खड़े सोहन लाल के पास पहुंचा। क्या पोजीशन है? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक है, कोई नजर नहीं आया, सोहन लाल ने कहा। अगर कुछ होता है, कोई लोग आते हैं तो उनका मुकाबला नहीं करना है, मुकाबले का दिखावा करना है। अगर जान पर बन आए तो फिर सामने वाले को नहीं छोड़ना। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पास में रिवॉल्वर है? हाँ, रख ली है। देवराज चौहान ने कुछ दूर बरामदे में सोए अमित पर नजर मारी, जो अंधेरे में बहुत कम नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने दूर खुले में नजर मारते हुए कहा, अमित कब तक उठेगा? सुबह, वह भी देरी से, सोहन लाल ने पक्के स्वर में कहा। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। तुम बंगले के पीछे वाले हिस्से में राउंड लगाते रहो, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि मोना चौधरी आए और रुस्तम राव को अमित समझकर ले जाए। सोहन लाल ने सिर हिलाया और बंगले के पिछवाड़े जाने के लिए आगे बढ़ गया। देवराज चौहान जो करना चाहता था कर चुका था। अब वह निश्चिंत था। मोना चौधरी जब भी आए कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जब तक मोना चौधरी ने नहीं आना था तब तक यहाँ का सारा इंतजाम इसी तरह चलना था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। बंगले के आसपास फैली रोशनी में सब कुछ स्पष्ट चमक रहा था, परंतु रोशनी के बाद सारी जगह गहरे काले अंधेरे में डूबी नजर आ रही थी। बांकेलाल राठौर ने कमरे में प्रवेश किया तो रुस्तम राव को देखकर ठिठका। कीमती कपड़ों और अपने खूबसूरत चेहरे में वह जच रहा था। छोरे, तू तो बहुत बढ़िया लग रहा वे। बांकेलाल राठौर के चेहरे पर मुस्कान थी। रुस्तम राव मुस्कुराया। मारे बीकानेर या उसके गुरदासपुर में होवे तो वहाँ की छोरियां थारी जान के पीछे पड़ जावे। मैं काम की तरफ ध्यान देता हूँ, लड़कियों की तरफ नहीं। रुस्तम राव मुस्कुराया। ठीक बोले तू, थारी उम्र कच्ची होवे, पर यो थारी बोलचाल को का हुआ? भागीरथ मल्होत्रा जैसे अरबपति का बेटा ऐसे ही बोलेगा। अगर लफाड़ी भाषा बोलेगा तो मोना चौधरी को शक हो सकता है कि उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। बांकेलाल राठौर आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, ठीक बोले तू, थारी अकल खनी होवे हो। थापर साहब के का हाल होवे? ठीक है छोरे, अब कान खोलकर सुन ले मारी बात। तू भी आराम कर, मारे को भी आराम करन दे। अगर रात को कुछ हो जावे तो हम गहरी नींद में सोवे रहो, समझो कुछ? हाँ, तन्ने अपना काम ठीक से करो हो, मैं सब देख लूँगा। अब तुम भी नींद लो और मुझे भी सोने दो। कहने के साथ ही रुस्तम राव उठा और बेड की तरफ बढ़ गया। बांकेलाल राठौर पास पड़े लंबे सोफे पर जा लेटा। मारे को लेटने वास्ते यही बहुत बढ़िया होवे, कहते हुए बांकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। उस समय रात के 12 बज रहे थे। सूरज सिंह और जुबेर सिंह बंगले के पिछवाड़े रोशनी के दायरे के बाहर मौजूद थे। दोनों के हाथ में रिवॉल्वरें नजर आ रही थी। सूरज सिंह ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। अंधेरे में दोनों सुइयां चमकती हुई 12 पर पहुंच चुकी थी। दोनों के चेहरे पर सख्ती और दृढ़ता नाच रही थी। 12 बज गए हैं, सूरज सिंह ने कहते हुए अपनी कुएं की चोंच जैसी नाक को मसला। जुबेर सिंह की नजरें रोशनी में चमकते बंगले की छत पर थी। एक बंगले की छत पर है, छत के चक्कर काट रहा है, जुबेर सिंह बोला। और वह सोहन लाल जिसे कार की डिक्की से पकड़ा था, नीचे बंगले के चक्कर काटता नजर आ रहा है। लगता है बंगले के आसपास घूमे जा रहा है, सूरज सिंह ने कहा। और बाकी के 2 में से एक उस लड़के अमित के पास होगा और चौथा बंगले के सामने की तरफ। वक्त हो चुका है, हमें उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना है ताकि दूसरी तरफ से मोना चौधरी को बंगले में पहुंचने का मौका मिल सके, जुबेर सिंह ने कहा। और ऐसा करने के लिए हमें कम से कम 15 मिनट लगातार गोलियां चलानी पड़ेंगी। मोना चौधरी की इस बात को ध्यान में रखना कि कोई गोलियों का निशाना न बने। हमें सिर्फ उन लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना है। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को थपथपाया। गोलियां कम तो नहीं है तेरे पास? बहुत हैं, 30 मिनट तक के लिए काफ़ी हैं, जुबेर सिंह ने कहा। जवाबी फायरिंग से हमें खुद को बचाना है, कहीं ऐसा न हो कि हम लंबे पड़े हों, जुबेर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। वक्त हो चुका है,
मोना चौधरी इंतजार कर रही होगी, शुरू हो जा। सूरज सिंह ने अंधेरे में जुबेर सिंह को गहरी नजरों से देखा। मेरे से दूर हो जा और गलती से मेरे सामने मत आ जाना। जुबेर सिंह ने कड़वी नजरों से उसे घूरा। दोनों की चमकती आंखें आपस में मिली। सूरज सिंह अजीब सी हंसी हंसा और फिर खुद ही जुबेर सिंह से दूर हटता चला गया। कुछ देर बाद ही वह जगह गोलियों की आवाजों से गूंज उठी, एक के बाद एक फायर। ऐसा लगता था जैसे ढेर सारे लोगों ने एक साथ वहां हमला बोल दिया हो। सूरज सिंह और जुबेर सिंह फायरिंग के दौरान फुर्ती से अपनी जगह भी बदलते जा रहे थे, ताकि दूसरों को लगे कि फायरिंग करने वालों की संख्या ज्यादा है। पहले फायर की आवाज सुनते ही देवराज चौहान चौंका और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। पहले आंखों में चमक उभरी, फिर होठों पर मुस्कान नाच उठी। तो मोना चौधरी हरकत में आ गई थी। यह हमला उसकी तरफ से ही उसके आदमियों द्वारा था। फायरिंग की आवाज बंगले के पिछवाड़े की तरफ से आ रही थी। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि इस तरह फायरिंग करके वे लोग बंगले वालों का ध्यान पीछे की तरफ लगाना चाहते हैं, मतलब कि सब पीछे जाएं और मोना चौधरी बंगले में पहुंचे। देवराज चौहान फौरन समझ गया कि मोना चौधरी का इरादा बंगले के भीतर पहुंचने का है और देवराज चौहान तो खुद यही चाहता था, ताकि बंगले में पहुंचकर वह जिस काम को अंजाम देना चाहती है उसे दे और यहां से चली जाए। अमित के फेर में रुस्तम राव को ले जाए। ऐसा हो जाने से अगले 2-4 दिन और बीत जाएंगे। रूपक लाल का दिया वक्त और कम हो जाएगा। स्पष्ट था कि मोना चौधरी इस वक्त उस पर निगाह रखे हुए होगी कि वह वहां से हटे और वह भीतर पहुंचे। एकाएक इस तरह फायरिंग होने पर देवराज चौहान का बंगले के पिछवाड़े की तरफ जाना जरूरी था, नहीं तो मोना चौधरी समझ जाएगी कि वह उसकी चाल को भांप गया है। अगले ही पल देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और बंगले के साथ साथ घूमते हुए पिछवाड़ी की तरफ दौड़ा। अब जवाबी फायरिंग भी शुरू हो चुकी थी। देवराज चौहान बंगले के पीछे पहुंचा तो वहां गहरा अंधेरा पाया। फायरिंग करने वालों ने लाइटों को निशाना बनाकर वहां गहरा अंधेरा कर दिया था। बंगले की छत से जगमोहन और नीचे कहीं छिपा सोहन लाल भी गोलियां चला रहे थे। देवराज चौहान ने ओट में रहकर रुक रुक कर उस तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी, परंतु देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ कोई नहीं था और इस बात को मोना चौधरी अवश्य जानती होगी, और अब मोना चौधरी ने किसी भी वक्त बंगले के भीतर प्रवेश कर जाना था। छोटे, बांकेलाल राठौड़ फौरन आंखें खोलकर बोला, ठां ठां की आवाज आवे है। सुनेला हूँ बाप, सो जा। रुस्तम राव धीमे स्वर में बोला। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली थी। मोना चौधरी कुछ करे है। सो जा बाप, सो जा। तेरा जुबान बंद रहेगा तो मोना चौधरी आएगा। तेरे को उसने जगह पा लिया तो लफड़ा हो जाएगा। पहले वो तेरे को खलास करेगा, फिर मेरे को देखेगा। बांकेलाल राठौड़ के होठों से लंबी सांस निकली। वो छोरा है कि बाप? बांकेलाल आंखें बंद करके बड़बड़ाया। सही बोले है, मारे को चुप रहना चाहिए। मारी जुबान चलती रही तो मोना चौधरी मारी जुबान बंद करो, तब मामला बिगड़ जायो। बाहर होने वाली फायरिंग में अब तेजी आ गई थी। बांकेलाल राठौड़ ने एक आंख खोलकर नाइट बल्ब की रोशनी में रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव बेड पर अधलेटा सा पड़ा था। यो तो इंतजार करो हो मोना चौधरी का, वह पुनः बड़बड़ाया। छोरा तो बड़ो होकर कोई बड़ो ही काम ही करो। इस कपूत के पांव तो पालने से भी बड़े होवे हो। रात के अंधेरे में मोना चौधरी की आंखें किसी शिकारी की भांति चमक रही थी। ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा रहा था, त्यों-त्यों उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों की तीव्र चमक उस वक्त जली बुझी जब पहले फायर की आवाज उसके कानों में पड़ी। इसके साथ ही उसके होठों में कसाव आ गया। एक के बाद एक फायर आवाजें पड़ने लगी, फिर जवाबी फायरों की आवाज भी उसके कानों में पड़ी। यह सब बंगले के पिछवाड़े हो रहा था और वह बंगले के सामने वाले हिस्से में फैली रोशनी के दायरे के पार अंधेरे में खड़ी थी। नजरें बंगले के मुख्य द्वार वाले हिस्से पर थी। फायरिंग के तुरंत बाद ही मोना चौधरी को देवराज चौहान नजर आया, जो हाथ में रिवॉल्वर थामे बंगले के गिर्द दौड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। मोना चौधरी की शिकारी आंखों की चमक और बढ़ गई। देखते ही देखते फायरिंग की आवाज में तेजी आ गई थी। देवराज चौहान नजरों से ओझल हो चुका था। बेहतरीन मौका सामने था। मोना चौधरी को पूरा विश्वास था कि कम से कम इस वक्त तो सबका ध्यान
बंगले के पीछे वाले हिस्से की तरफ था जहां फायरिंग हो रही थी। यह जुदा बात थी कि 2-4 मिनट बाद उन लोगों को बंगले के सामने का ध्यान आए और कोई वहां आ जाए। यह भी हो सकता था कि देवराज चौहान उसकी चाल को समझ जाए कि वह क्या चाहती है। उसने सिर्फ एक ही दिशा में से फायरिंग क्यों करवाई। मोना चौधरी को इसी मौके का, इसी वक्त का इंतजार था। मोना चौधरी ने पीठ पर लटका रखा छोटा सा बैग ठीक किया और पूरी रफ्तार के साथ बंगले की तरफ दौड़ी। अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह रोशनी में चमक उठा। बदन पर हमेशा की तरह जीन की पैंट और जीन की ही ढीली कमीज थी। मोना चौधरी जानती थी कि कोई और वक्त होता तो रोशनी में आते ही वह फौरन उसकी निगाह में आ जाती, परंतु इस वक्त वे सब बंगले के पीछे होने वाली फायरिंग में व्यस्त थे। 2 मिनट में ही मोना चौधरी ने रोशनी वाला वह हिस्सा पार किया और बंगले के सामने थी। दौड़ते दौड़ते वह बंगले के खुले प्रवेश द्वार पर रुकी। एकदम भीतर जाना ठीक नहीं था। अगर देवराज चौहान उसकी फायरिंग करवाने की चाल को समझ गया है तो भीतर प्रवेश करते ही रिवॉल्वर लिए उसका कोई साथी सामने खड़ा मिल सकता है। मोना चौधरी ने होठ भींचकर पैंट की पिछली जेब से रिवॉल्वर निकाला और हाथ में दबाकर सावधानी से आसपास देखा। फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि उसके पांव को ठोकर लगी। वह लड़खड़ाई, फिर फौरन ही संभली। बिजली किसी तेजी से नीचे देखा। नीचे कोई सोया हुआ था जो कि अमित ही था। ठोकर पड़ते ही अमित कुनमुनाया। सोने दो चाचा, क्यों तंग करते हो? उसकी नींद और नशे से भरी बड़बड़ाहट होठों से निकली। फिर उसका हिलता शरीर थम गया। वह पुनः गहरी नींद में डूब चुका था। मोना चौधरी होठ भींचे उसे देखती रही। कुछ पलों बाद मोना चौधरी ने चैन की सांस ली कि वह पुनः सो गया है। सूरज सिंह ने बताया था कि दिन में आने वाला मजदूर काम करने के बाद शाम को दरवाजे के बाहर बरामदे में ही चादर बिछाकर सो गया है। मोना चौधरी ने आसपास देखा, फिर रिवॉल्वर थामे सावधानी से भीतर प्रवेश कर गई। भीतर ड्राइंग हॉल की रोशनी ऑन थी। वहां कोई भी नहीं था। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। कोई भी आ सकता था। बंगले का कौन सा रास्ता कहाँ जाता है यह तो वह पहले ही देख चुकी थी। सामने नजर आ रही सीढ़ियों की तरफ मोना चौधरी दबे पांव दौड़ी। फिर एक ही बार में सीढ़ियां फलांग कर पहली मंजिल पर पहुंची और वहां बने हर कमरे के दरवाजे को खोलकर सावधानी से भीतर देखने लगी। पहली मंजिल पर 6 कमरे थे। मोना चौधरी को पूरा विश्वास था कि भागीरथ के बेटे को देवराज चौहान ने सर्वेंट क्वार्टर से हटाकर बंगले में ही कहीं रखा होगा और ऊपर की मंजिल के ही किसी कमरे में रखा होगा। अगर लड़का यहाँ ना मिला तो वह फिर नीचे के कमरे और उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर चेक करेगी। लड़के के पास कोई हो भी सकता है। समझदार इंसान इस स्थिति में अमित को अकेला नहीं छोड़ेगा और देवराज चौहान किसी भी हालत में बेवकूफ इंसान नहीं था। मोना चौधरी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक कमरे का दरवाजा खोलते ही मोना चौधरी ठिठकी। अगले ही पल उसके होंठ भींच गए, आंखों में पैनापन आ गया। एक पल में ही उसने सारे कमरे का नजारा कर लिया। कमरे में नाइट बल्ब का हल्का सा प्रकाश फैला था। बेड पर उसे कोई बैठा नजर आया। फौरन ही उसने पहचाना कि वह कम उम्र का कोई लड़का है, यानी कि वह वही है जिसके लिए वह वहां आई है। फिर उसकी निगाह लंबे सोफे की तरफ गई। सोफे पर उसने किसी को सोए पाया। बेड पर बैठे रुस्तम राव की नजरें भी मोना चौधरी पर जा टिकी थी। मोना चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ाया और आहिस्ता से दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। फिर बेआवाज आगे बढ़ी और सोफे पर सोए बांकेलाल राठौड़ के पास ठिठकी। पैनी नजरों से नाइट बल्ब के प्रकाश में उसे देखती रही। जब उसे तसल्ली हो गई कि वह गहरी नींद में है तो आगे बढ़ी और बेड के पास जाकर ठिठकी। रुस्तम राव की निगाह मोना चौधरी पर थी। मोना चौधरी ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसे ऑन करके मध्यम किंतु तीव्र रोशनी में उसका चेहरा देखा। मोना चौधरी ने पाया कि वह बेहद डरा हुआ, सहमा हुआ है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं। चुप रहो, मोना चौधरी फुसफुसाई। उसकी निगाह सोफे की तरफ उठी। सब ठीक था। मोना चौधरी ने टॉर्च बुझाकर जेब में डाली और रुस्तम राव से बोली, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मुझसे डरो मत, धीरे बोलो। जवाब में रुस्तम राव की गर्दन जल्दी से हिली। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। रुस्तम राव की आवाज में पहले जैसी ही घबराहट बरकरार थी। तुम भागीरथ मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ। रुस्तम राव ने मासूमियत भरे अंदाज में गर्दन हिलाई।
उनकी बातें बेहद धीमी आवाज में हो रही थी। उधर सोफे पर लेटा बांकेलाल राठौड़ जरा सी आंख खोले इनकी तरफ ही देख रहा था। रात के अंधेरे में तो यो मारे छोरे को बिगाड़ के रख देवे। वह मन ही मन बड़बड़ाया, इन लोगों ने तुम्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है? मोना चौधरी ने पुनः फुसफुसाकर पूछा। रूपक लाल अंकल मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग मुझे बचा रहे हैं। बाहर गोलियां चलने की आवाज में धीमापन आने लगा था। बेवकूफ हो तुम, मोना चौधरी अपनेपन से समझाने वाले भाव में बोली। मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। दरअसल ये लोग तुम्हारे साथ चालबाजी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पिता को पहले ही सब पता चल गया। इन लोगों की नीयत बदल गई है। आज ही इनका रूपक लाल से सौदा हुआ है। ये लोग बहुत बड़ी रकम रूपक लाल से लेकर तुम्हें कल उसके हवाले करने जा रहे हैं। क्या? रुस्तम राव हैरानी से बोला। नहीं, तुम गलत कह रही हो। देवराज चौहान के बारे में पापा ने बताया था कि वह बहुत बढ़िया इंसान है, धोखेबाजी नहीं करता। अभी तुम बच्चे हो। मोना चौधरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देवराज चौहान को नहीं जानते, वह सिर्फ दौलत के लिए काम करता है। तुम्हें बचाने के लिए उसने तुम्हारे पापा से दौलत ली। अब वह डबल क्रॉस करने पर आमादा है। रूपक लाल से दौलत लेकर तुम्हें उसके हवाले करने जा रहा है। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा को वक्त पर पता चल गया और तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेज दिया। तुम कौन हो? मेरा नाम मोना चौधरी है। मैं भी देवराज चौहान की तरह दौलत लेकर काम करती हूँ। तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल लाने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी है। ओह! बांकेलाल के कानों में फुसफुसाहट पहुंच ही रही थी। पटावे है छोरे को, और मारा छोरा भी बल्ले बल्ले हौले हौले पटे है। समझदार होवे। ओह! रुस्तम राव ने जल्दी से बेड से नीचे उतरना चाहा। यह बात है तो जल्दी से यहाँ से निकलो। देवराज चौहान आ गया तो वह हमें जाने नहीं देगा। धीरे बोलो, आवाज धीमी रखो। मोना चौधरी होठ भींचकर बोली। रुस्तम राव ने होठ बंद कर लिए। यहाँ पहुँचना जितना आसान था उतना ही कठिन है यहाँ से निकलना। मैं तो यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन अब तुम साथ हो। मैं नहीं चाहती कि भागा दौड़ी में तुम्हें कुछ हो जाए। रुस्तम राव पुनः अपने चेहरे पर घबराहट ले आया। तो अब क्या होगा? बाहर गोलियां मैंने ही चलाई थी ताकि उन लोगों का ध्यान बटे, और अब गोलियां चलना बंद होता जा रहा है। अगर इसी वक्त निकलने की कोशिश की जाए तो वे हमें देख सकते हैं और उन्हें पहली फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी खैरियत जानने के लिए। रुस्तम राव के चेहरे पर चिंता की चादर ओढ़ ली। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं। मैं जो कहूँ तुम वही करना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। मोना चौधरी की निगाह बांकेलाल राठौड़ की तरफ घूमी, जो कि अभी तक वैसी ही मुद्रा में पड़ा था जैसे कि मोना चौधरी ने प्रवेश करने पर उसे पाया था। गोलियों की इतनी आवाज गूंजने पर भी इसकी नींद नहीं टूटी। मोना चौधरी के होठों से निकला। यह नींद में नहीं है। नींद में नहीं है? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, रोज रात को यह नशा करके बेहोशता हो जाता है, फिर तो उठाए जाने पर ही उठता है। अजीब बात है, देवराज चौहान ने ऐसे लापरवाह आदमियों को अपने साथ रखा हुआ है। देवराज चौहान को पता ही कहाँ होगा, रुस्तम राव बोला। लेकिन अब क्या करें? मोना चौधरी ने पीठ पर लटका रखा छोटा सा बैग उतारा और उसमें से नायलॉन की कुछ मोटी और मजबूत रस्सी निकाली। फिर खिड़की की तरफ बढ़ गई। खिड़की के पल्ले खोले। खिड़की के बीच लोहे की ग्रिल नहीं थी। मोना चौधरी ने झांक कर बाहर देखा। बाहर गहरा अंधेरा था। आसपास फैले चंद पेड़ों के अलावा कोई और नजर नहीं आया। मोना चौधरी ने नायलॉन की मोटी रस्सी को खिड़की के पल्लों के साथ मजबूती से बांधा और उसे नीचे लटका दिया। फिर तुरंत पलटी। आओ, मोना चौधरी धीरे से फुसफुसाई। रुस्तम राव जल्दी से पास पहुंचा। सीधे रास्ते से जाना अब खतरे से खाली नहीं, रस्सी से उतरकर ही यहाँ से निकलना होगा। मोना चौधरी ने धीमे स्वर में कहा। तुम रस्सी से लटक कर नीचे उतर सकते हो ना? कोशिश कर सकता हूँ, रुस्तम राव ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। जल्दी करो। मोना चौधरी रुस्तम राव की बाह पकड़कर उसे खिड़की की तरफ करती हुई बोली। रुस्तम राव खिड़की पर पहुंचा, झांक कर बाहर देखा। उसके बाद चौखट पर चढ़कर खिड़की से लटकती रस्सी पकड़ने की सोच ही रहा था कि वह तुरंत चौखट से नीचे उतर आया। क्या हुआ? तुम? बाहर कोई है? मोना चौधरी के होठ भींच गए। उसने सावधानी से बाहर देखा। बाहर दो नजर आए। अंधेरा होने की वजह से वे दोनों स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे,
परंतु चंद्रमा की मध्यम रोशनी में भी मोना चौधरी ने पहचाना वे देवराज चौहान और सोहन लाल थे। तुम बंगले के सामने की तरफ रहो, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में सोहन लाल से कहा। मैं अमित को देखकर आता हूँ, सावधान रहना। हो सकता है मोना चौधरी भीतर हो या फिर अमित को ले गई हो। इस तरह गोलियां चलवाना मोना चौधरी की चाल थी कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाए और वह चुपचाप बंगले में आ जाए। मोना चौधरी के कानों में देवराज चौहान के शब्द पड़े, फिर दौड़ते कदमों की आवाज। मोना चौधरी के दांत भिंच गए। देवराज चौहान मेरे पास आ रहा है, रुस्तम राव जल्दी से बोला। वह हमें पकड़ लेगा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मोना चौधरी की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। तुम जल्दी से बेड के नीचे घुस जाओ। क्या? मैंने जो कहा है वह करो, वक्त नहीं है। कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ी और बेड पर से अपना बैग उठाकर खुद भी बेड के नीचे सरक गई। रुस्तम राव भी बेड के नीचे आ गया। डबल बेड के नीचे दोनों आसानी से छिप गए थे। देवराज चौहान हमें ढूंढ लेगा, रुस्तम राव ने घबराए स्वर में कहा। वह बेड के नीचे जरूर देखेगा। अगर उसने खिड़की से लटकती रस्सी देख ली तो फिर बेड के नीचे देखने का उसे ख्याल भी नहीं आएगा, मोना चौधरी ने जहरीले स्वर में कहा। खुली खिड़की और लटकती रस्सी पर उसकी नजर अवश्य जाएगी। मैं समझा नहीं। खामोश रहो। और मोना चौधरी उसी पल खामोश हो गई, क्योंकि तभी कमरे का दरवाजा बाहर से भड़बड़ाया जाने लगा। जब वह आई थी तो दरवाजा खुला था, परंतु उसने ही भीतर से सिटकनी लगा दी थी। साथ ही साथ देवराज चौहान के बांके को पुकारे जाने की आवाजें आ रही थी। जब इस शोर शराबे को आधा मिनट बीत गया तो आंखें बंद किए बांकेलाल राठौर मन ही मन बड़बड़ाया। इब तो खड़े होना ही पड़ो, नहीं तो सुसरा ई दरवाजा हमार खोपड़िया पर आ बजो। फिर बांकेलाल राठौर उठा, जैसे गहरी नींद से निकला हो। आवे हैं का दरवाजा तोड़े हो, कहता हुआ वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान ने तेजी के साथ भीतर प्रवेश किया। का बात होवे, जरा थम के मारे को क्यों धक्का देवे हो, बांकेलाल राठौर हड़बड़ाकर कह उठा। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान की निगाह बेड पर गई। नाइट बल्ब की रोशनी में बेड खाली नजर आ रहा था। लाइट ऑन करो, बांकेलाल राठौर ने तुरंत आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। कमरा पूरी तरह रोशन हो उठा। अमित कहाँ है? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। का होवे, वो सामने। इसके साथ ही बांकेलाल राठौर की निगाह बेड पर गई। वहां पर अमित को ना पाकर उसका मुंह बंद हो गया। छोरा कहाँ गया? यहीं तो था। शट अप, देवराज चौहान के होठों से पुनः गुर्राहट निकली। तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव थे। सोया नहीं था, यूं ही मारी आंख लगो हो। बकवास मत करो, दांत पीसते हुए देवराज चौहान ने खुली खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम यहाँ पर थे और मोना चौधरी तुम्हारी मौजूदगी में अमित को ले गई। खिड़की के पास ठिठकते हुए देवराज चौहान ने बाहर देखा। फिर उसके हाथ में लटकती रस्सी आई। यह देखो, मोना चौधरी अमित को साथ लेकर इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर निकल भागी है और तुम लापरवाही से सोते रहे। हमें भी उसने धोखे में डाल दिया। उसके साथियों ने नकली हमला किया, यूं ही फायरिंग की कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए और दूसरी तरफ से मोना चौधरी अपना काम कर जाए। का कहो हो, यहाँ गोली चली पर मारो को तो सुनाई न पड़ो। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से बांकेलाल राठौर को देखा। तुम्हें कैसे सुनाई देता, तुम तो नींद में थे, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। नींद में नहीं था, मारी तो सिर्फ आंखें बंद होवे। यो तो जुबान बंद रखो अपनी, देवराज चौहान गुर्राया। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, जल्दी करो। मोना चौधरी अमित को लेकर ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उसको पकड़ना है। वर्द दांगे जो मारे छोरे को हाथ भी लगायो। देवराज चौहान और बांकेलाल राठौर कमरे से बाहर निकले और तेजी से बाहर निकलकर नीचे उतरे और हॉल ड्राइंग रूम पार करते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी और होठों के बीच अजीब सी मुस्कान। मोना चौधरी छोरे के साथ बेड के नीचे होवे? मालूम है, मैंने बेड के नीचे से नजर आता रुस्तम राव का पांव देख लिया था, देवराज चौहान ने कहा। अगर थारे को आने में कुछ देरी हो जाती तो वो छोरे को लेकर रस्सी से नीचे उतर गए होवे। मेरा फौरन अमित को देखने आना जरूरी था। ऐसा न करता तो मोना चौधरी को शक हो सकता था कि हम उसके साथ खेल खेल रहे हैं।
इसलिए मोना चौधरी को यह महसूस कराना बहुत ज़रूरी था कि हमें अमित की बहुत फिक्र है। तो अब क्या करना होवे? वो तो छोरे के साथ बेड के नीचे घुसी होवे। वो निकल जाएगी। देवराज चौहान मुख्य दरवाजे से निकलकर बंगले के बाहर निकला, लेकिन उसे इस ढंग से निकलने देना है कि उसे लगे वह अमित को ले निकली है। देवराज चौहान और बांकेलाल राठौड़ के बाहर जाते ही मोना चौधरी बोली, निकलो। दोनों बेड के नीचे से बाहर निकले। अब क्या करें? रुस्तम राव के होठों से घबराया सा स्वर निकला। मोना चौधरी होठ पीछे आगे बढ़ी और सावधानी से छिपे अंदाज में खिड़की से बाहर देखा। बंगले के मुख्य द्वार की तरफ रोशनी में उसे सोहनलाल नजर आया। दरवाजा भीतर से बंद कर दो, कोई भी आ सकता है, मोना चौधरी ने पीछे दांतों से कहा। रुस्तम राव भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और सिटकनी लगा दी। मोना चौधरी खिड़की के पास ही खड़ी थी। रुस्तम राव उसके करीब पहुंचा। हम फंस गए? नहीं, मोना चौधरी भींचे दांतों से बोली, हम निकल जाएंगे। अब देखना यह है कि ये लोग अब क्या करते हैं। इन्हें देखकर ही हम अपने कदम के बारे में सोचेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे फायदे वाली बात तो यह है कि ये लोग समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले गई हूँ। ऐसे में बंगले के भीतर तो ये लोग हमें तलाश करेंगे नहीं, इसलिए हम भीतर सुरक्षित हैं। तभी उनके कानों में देवराज चौहान की आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान ऊंचे स्वर में जगमोहन को पुकार रहा था। देवराज चौहान की दूसरी आवाज़ पर जगमोहन की छत से आवाज़ आई, हाँ, नीचे आ जाओ। मोना चौधरी अमित को ले भागी है, वह ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना है। देवराज चौहान के स्पष्ट शब्द मोना चौधरी के कानों में पड़े। आया, जगमोहन की आवाज़ आई। मोना चौधरी भींचे दांतों से कह उठी, तैयार हो जाओ, कुछ देर में हम निकलेंगे। कैसे? देवराज चौहान और उसके साथी हमारी तलाश में इधर उधर जाएंगे, यहाँ कोई नहीं होगा। ऐसे में हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि रास्ते में किसी से टकराव न हो जाए। रुस्तम राव खामोश रहा। मोना चौधरी छिपे तौर पर बाहर की हलचलों से वाकिफ हो रही थी। फिर उसने सबको तेजी के साथ अलग अलग दिशाओं में जाते देखा। मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक उभरी। वे लोग चले गए, अब बंगला खाली है। मोना चौधरी के होठों से निकला, तो यहाँ से चलें? रुस्तम राव जल्दी से बोला, अभी नहीं, 2-3 मिनट ठहरो, इन्हें बंगले से दूर हो जाने दो। मोना चौधरी की नजरें बाहर अंधेरे को भेदती हुई देख रही थी। 2-3 मिनट बीत गए। चलो, वे लोग आ जाएंगे, रुस्तम राव उतावली दिखाता हुआ बोला। अभी रुको, 5 मिनट और बीत गए। आओ, मोना चौधरी ने कहा और रुस्तम राव के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब रस्सी से नीचे जाने की जरूरत नहीं, बंगला खाली है, हम सीधे रास्ते से बाहर जा सकते हैं। मोना चौधरी ने सिटकनी हटाई और जेब में डाली रिवॉल्वर फिर निकाल ली। बाहर कोई भी नहीं था। मोना चौधरी ने पलटकर रुस्तम राव से कहा, अमित, हिम्मत से काम लेना। बंगले से बाहर निकलकर हमने भागते हुए दूर हो जाना है। तब तुमने तेज से तेज दौड़ना है। अगर कहीं पर हिम्मत का दामन छोड़ा तो तुम दोबारा देवराज चौहान के हाथों में पहुंच सकते हो, और कल देवराज चौहान तुम्हें। मोना चौधरी कहते कहते ठिठक गई। उसकी आंखें सिकुड़ी। सामने खुली खिड़की के पल्ले हिलते उसने स्पष्ट देखे थे। ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही थी कि पल्लों के हिलने की नौबत आए। तभी उसे ध्यान आया कि पल्लों के साथ रस्सी बांधकर नीचे लटका रखी है। पल्ले पुनः हिले। मोना चौधरी के होठ खिंच गए। शरीर में तनाव आ गया। स्पष्ट था कि कोई उसके द्वारा लटकाई रस्सी से ऊपर आ रहा था। मोना चौधरी ने इशारे से रुस्तम राव को वहीं रुकने को कहा और खुद दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ी और पास पहुंचकर जरा सा सिर बाहर निकालकर नीचे झांका। मोना चौधरी के चेहरे पर कसाव आ गया। उसका ख्याल ठीक था, कोई रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा था। उसे सिर नजर आ रहा था। रस्सी पर चढ़कर ऊपर आ रहा इंसान आधे से ज्यादा फासला तय कर चुका था और जरा सी देर में ही उसने ऊपर आ जाना था। मोना चौधरी एक कदम पीछे हटी और रिवॉल्वर थामे चेहरे पर सख्ती ओढ़े उसका ऊपर आने का इंतजार करने लगी, जो आ रहा था। मोना चौधरी समझ नहीं पा रही थी कि आने वाला कौन हो सकता है। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, बांकेलाल राठौड़ तो बंगले से दूर उसकी और अमित की तलाश कर रहे हैं। खिड़की के पल्ले तेजी से हिले। मोना चौधरी समझ गई कि रस्सी के सहारे आने वाला काफी ऊपर आ चुका है। उसने रुस्तम राव को एक तरफ हो जाने का इशारा किया कि कहीं ऊपर आने वाले की नजरें
रुस्तम राव पर पड़ने पर वह सावधान न हो जाए। रुस्तम राव एक तरफ हट गया। तभी चौखट पर किसी के हाथ फिर सिर नजर आया। उसके बाद आने वाले के शरीर का आधा हिस्सा चौखट पर नजर आया। वह हीरालाल था। मोना चौधरी खिड़की के पल्लों की तरफ दीवार से जा सटी थी। हीरालाल चौखट पर चढ़ा और भीतर आ गया। छिपी आंखों से उसने एक तरफ मौजूद रुस्तम राव को देख लिया था। वह समझ गया कि मोना चौधरी भी आसपास ही है। बहुत बुरा काम है चोरी करने का, हीरालाल अंगड़ाई लेने के अंदाज में कह उठा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है चोरी करने में, फिर भी लोग चोर को गालियां देते रहते हैं। यह जानकर कि आने वाला चोर है, मोना चौधरी ने मन ही मन चैन की सांस ली। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और सामने आ गई। हीरालाल की निगाह मोना चौधरी पर टिकी। वह आंखें सिकोड़े उसे घूरने लगा। हीरालाल अंधेरा होते ही फार्म के हिस्से में पहुंच गया था। चमकती लाइटों में वह बंगले को देखता 12 बजने का इंतजार कर रहा था। सूरज सिंह ने 12 बजे ही काम शुरू होने के बारे में कहा था। 12 बजे गोलियां चली। बाहर रोशन आधी से ज्यादा लाइटें फायरिंग में बुझती चली गई, लेकिन बंगले के सामने की तरफ और साइड की तरफ की लाइटें कहीं कहीं रोशन थी। फिर हीरालाल ने वहां चमकती रोशनी में मोना चौधरी को भागकर बंगले में जाते देखा। हीरालाल ने पहले कभी मोना चौधरी को नहीं देखा था, लेकिन उसके रूप रंग से वह आसानी से पहचान गया कि वह मोना चौधरी ही हो सकती है, और मोना चौधरी ही है। हीरालाल धीरे धीरे बंगले के और करीब आ गया था। वहां जो भी हुआ उसने सब कुछ देखा। देवराज चौहान और उसके साथियों को मोना चौधरी की तलाश में बंगले से दूर जाते देखा। उनकी आवाज़ों को वह साफ तौर पर सुन रहा था। मतलब कि वे लोग समझ रहे थे कि मोना चौधरी लड़के को लेकर वहां से निकल गई है। हीरालाल ने खिड़की से लटकाई जाने वाली रस्सी को भी देखा। धीरे धीरे वह बंगले के बेहद करीब पेड़ के तने की ओट में आ छिपा था। भागा दौड़ी में किसी की निगाह हीरालाल पर नहीं पड़ी थी। हीरालाल का ख्याल था कि देवराज चौहान और उसके साथियों के जाने के बाद मोना चौधरी लड़के को लेकर निकलेगी, लेकिन जब वह नहीं निकली तो मौका पाकर हीरालाल खिड़की से लटकती रस्सी के पास पहुंचा और पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। इस तरह हीरालाल मोना चौधरी के सामने था। खुद को घूरते पाकर मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली, तो तुम चोर हो? हाँ। हीरालाल अभी भी मोना चौधरी को घूर रहा था। पुलिस को बुलाऊं? मोना चौधरी का स्वर कठोर ही था। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करना। हीरालाल हौले से हंसा। तुम इस घर की मालकिन हो तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मोना चौधरी ने पहले जैसे स्वर में कहा। अगर तुम मालकिन हो तो फिर मैं यहाँ का मालिक हुआ, हीरालाल ने व्यंग से कहा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? साफ साफ कहो कि तुम भी चोर हो। मैं 2 दिन से इस बंगले पर नजर रखे हुए था कि मुझे भीतर जाने का मौका मिले ताकि कुछ माल हाथ लग सके, और कुछ देर पहले ही मैंने तुमको भागकर छिपे तौर पर बंगले में आते देखा था। रोशनी में पूरा का पूरा तुम्हें देखा था। तुम बंगले में आकर छिप गई और बंगले वाले किसी को ढूंढने के लिए आसपास चले गए। बंगले की मालकिन इस तरह अपने बंगले में नहीं आती। वैसे भी तुम बंगले में रहने वाली होती तो पिछले 2 दिनों में एक बार तो तुम मुझे नजर आती। मोना चौधरी हीरालाल को घूरती रही। घबरा मत, हीरालाल ने अपनी छाती पर हाथ मारकर कहा। मैं चोर, तू चोरनी। मेरे साथ रहना शुरू कर दे। तू खाना कपड़ा करियो, मैं कमा कर लाया करूंगा। यूं ही कभी पुलिस वाले के हाथ में पड़ गई तो वह खामखा मामले को लंबा खींच देगा। मोना चौधरी समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या करे। हीरालाल ने रुस्तम राव को देखा। हाँ, यह यहाँ के मालिक का लड़का लगता है। क्यों, ठीक बोला मैं? रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिला दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोना चौधरी ने सपाट स्वर में पूछा। कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं, मतलब कि जब माल लेकर भागता हूँ तो पीछे से चोर चोर की आवाजें आती हैं, और भी कई नामों से पुकारते हैं। वैसे जनाब को हीरालाल कहते हैं। माँ ने रखा था यह नाम। इन बातों को छोड़, बता कितना माल हाथ लगा है, और यह गोलीबाजी कौन कर रहा था? मैं चोर नहीं हूँ। मोना चौधरी का स्वर पहले जैसा था। अच्छा, हीरालाल व्यंग से कह उठा। तो फिर क्या डकैत है? कुछ लोगों ने इस लड़के को यहाँ बंदी बना रखा था, इसे लेने आई हूँ। झूठ मत बोल, हीरालाल कड़क स्वर में बोला। चोरनी, मोटा माल हाथ लग गया तो बहाने मारने लगी। मत भूल,
जो जात तेरी है वही मेरी है। मैंने जो कहा है ठीक कहा है। मोना चौधरी की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। मैं लड़के को लेने आई थी और ले जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ से जो उठाना है उठा लो। मोना चौधरी रुस्तम राव की तरफ बढ़ी। तभी हीरा लाल ने रिवॉल्वर निकालकर मोना चौधरी की तरफ कर दी। रुक जा। मोना चौधरी ने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखी तो आंखों में सर्द भाव आ गए। जो यहाँ से माल लिया है वह मेरे को दे दे, वरना। मैंने कुछ नहीं लिया बेवकूफ। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। मैं सिर्फ लड़के को लेने आई हूँ। मेरे पास वक्त कम है। वे लोग कभी भी आ सकते हैं और वे सब खतरनाक हैं। हम दोनों के लिए अच्छा यही है कि यहाँ न रहें। हीरा लाल ने होठ सिकोड़े, चेहरे पर सोच के भाव ले आया। चलो। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को चलने का इशारा किया। 2 मिनट रुको। हीरा लाल जल्दी से बोला। तुम कहती हो कि वे खतरनाक लोग हैं तो जरूर होंगे, क्योंकि अभी अभी गोलीबाजी हुई है। 5 मिनट में ही जो माल हाथ आता है उसे समेट कर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। 1 से 2 भले यहाँ से निकल जाएंगे। जो मर्जी करो, मोना चौधरी ने खतरनाक लहजे में कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। मेरे रास्ते में मत आना। मेरे काम में दखल देने की कोशिश मत करना। हीरा लाल ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर नजर मारी। मोना चौधरी ने हीरा लाल को सीधा हो जाने वाले अंदाज में देखा, फिर आगे बढ़कर रुस्तम राव की बाह पकड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगले ही पल दोनों चीख उठे। फौरन ही मोना चौधरी और हीरा लाल की नजरें मिली, क्योंकि एकाएक वातावरण में पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंज उठी थी और वह आवाज हर पल के साथ साथ इसी तरफ आती महसूस हो रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस आ गई है। मोना चौधरी ने रुस्तम राव से दांत खींचकर कहा। कोई और बात है? हीरा लाल ने होठ सिकोड़े शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? मोना चौधरी ने उसे देखा। पुलिस स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। गोलियां चलने की आवाजें वहां तक नहीं जा सकती। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही दूसरे फॉर्म आते हैं और रिवॉल्वर की गोलियों की आवाजें 1-1.5 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकती। हीरा लाल ने अपने शब्दों को पक्केपन के अंदाज में कहा। पुलिस के आने की वजह कोई और ही है। मोना चौधरी का दिमाग तेजी से चल रहा था। यहाँ पर पुलिस आ गई है, इस बात को देवराज चौहान और उसके साथी भी जान गए होंगे। ऐसे में वे लोग तो आने से रहे, वे तो पुलिस के जाने के बाद ही आएंगे। लेकिन वह कैसे निकले भागीरथ के बेटे को लेकर? तभी पुलिस सायरन की आवाज बंगले के बाहर तक आई, फिर सायरन बंद हो गया। आ गई पुलिस। हीरा लाल होठ काटता हुआ कह उठा। मैं तो चला। यहाँ की पुलिस मेरे को अच्छी तरह जानती है, ऐसे ही किसी मामले में लपेट लेगी। ठहरो, मोना चौधरी ने जल्दी से कहा। तुम यहीं रहो, पुलिस से मैं निपट लूंगी। हीरा लाल ने तीखी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मेरे जाने से तेरी को क्या तकलीफ हो रही है? हीरा लाल की आवाज एकाएक उखड़ गई। यह बात नहीं है। दरअसल मैं इस वक्त इस लड़के की सुरक्षा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब मैं पुलिस को संभालूं तो कहीं से आकर वे लोग इसे अपने काबू में न कर ले। जब तक मैं पुलिस को संभालूं तब तक तुम इस लड़के की देखभाल करो। मैं कोई काम फोकट में नहीं करता। हीरा लाल ने मुंह बनाकर कहा। क्या चाहते हो? माल है तुम्हारे पास? कितना चाहते हो? मोना चौधरी ने हीरा लाल की आंखों में झांका। कम से कम 5,000। हीरा लाल ने हाथ की 5 उंगलियां दिखाते हुए कहा। ठीक है। क्या ठीक है? 5 निकालो, तभी तो मैं काम पर लगूंगा। तुम काम करो, यह लड़का तो तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, तुम यह लड़का मुझे दे देना। हीरा लाल ने सोचने वाले ढंग से गर्दन हिलाई। ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसे लेकर कहाँ छिपूंगा? पुलिस का क्या पता क्यों आई है? हो सकता है वह यहाँ की तलाशी ले। ऐसे में तो धर लिया ना पुलिस ने मुझे। हीरा लाल ठीक कह रहा था। तुम छत पर चले जाओ, वहाँ अंधेरा होगा। इसे लेकर छत की दीवार के साथ कहीं भी गहरे अंधेरे में छिप जाना। अगर पुलिस भीतर आई तो इस तरह तुम बच सकते हो। हीरा लाल ने रुस्तम राव को देखते हुए सिर हिलाया। ठीक है, 5,000 के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कमरे से बाहर निकलोगे तो गैलरी के कोने में ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नजर आएंगी, मोना चौधरी ने कहा और रुस्तम राव को देखा। समझदारी से काम लेते हुए तुम इसे पूरी तरह सहयोग देना। अगर उन लोगों के हाथ पड़ गए तो फिर तुम्हें बचा पाना बहुत कठिन हो जाएगा। रुस्तम राव के चेहरे पर व्याकुलता नाची। तुम जल्दी करो, मोना चौधरी ने हीरा लाल से कहा और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। हीरा लाल ने रुस्तम राव को देखा।
2-2.5 करोड़ का माल उसके पास था, नगद, कहीं भी उधार का सौदा नहीं। लेकिन इस वक्त इस नगद को यहाँ से ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि मोना चौधरी बंगले में ही थी। यहाँ पुलिस भी जाने क्यों आ पहुंची थी, और फिर बंगले से दूर फैले देवराज चौहान और उसके खतरनाक साथी। इतने लोगों के होते हुए इस लड़के को निकाल ले जाना संभव नहीं था। अगर कोशिश करता तो किसी न किसी के हत्थे तो चढ़ ही जाना था। हीरालाल ने हालात के मुताबिक काम करने की सोची और मन ही मन फैसला किया कि अगला मौका मिलते ही इस लड़के को हर हाल में ले उड़ेगा। हीरालाल ने रुस्तम राव को साथ लिया और बंगले की अंधेरी छत पर आ पहुंचा। चंद्रमा की रोशनी में छत चमक रही थी। हीरालाल रुस्तम राव को लेकर छत के ऐसे अंधेरे से भरे हिस्से में दुबक गया जहां चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। गहरा अंधेरा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।